Hi dear, good morning all of you. Today, already we studied about there are four types of transactions. In a types of transactions in 11th standard, subject is account. So I first of all I requested to all my students that first of all take out your textbook or a notebook बिकॉज टेक्स्ट बुक और नोटबुक के बेस पर ही आपको समझ में आएगा इन अकाउंटिंग फॉर्मेशन। तो हमने अभी तक चार टाइप्स के ट्रांजैक्शन से स्टडीज कर लिए थे, अब वो हम थोड़े से हार्ड वे पर जाएंगे। इजी वे हमने कवर अप कर लिया, अब थोड़ा डिफिकल्टीज होगा, थोड़े पॉइंट्स नए आपको मिलेंगे ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स का। तो पांचवा टाइप जो आपका ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स है उसमें काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो इन प्रीवियस चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2। तो तीन कंडीशंस यहाँ पर आती है गुड्स के ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, जो आपका ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स है उसकी ऑल ओवर कितनी कंडीशंस क्रिएट होती है? तीन कंडीशंस। चलो देखते हैं उसके बारे में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कंडीशंस क्या होगी? पहली कंडीशन तो फर्स्ट आपका होगा एज अ परचेज, ओके। सेकेंड परचेज और मतलब एंड सेल्स, ओके। सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है? परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। यानी ये जो दोनों सिचुएशंस क्रिएट हो रही है इसमें बेसिक क्या है? या तो गुड्स कम्स इन और गुड्स गोज आउट फॉर मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ अ कैश में कर रहे हो या क्रेडिटेड में कर रहे हो। इन शॉर्ट में ये दोनों बेस किस पर है? कॉस्ट के बेस पर है। कॉस्ट या तो आपको रिसीव होगी या कॉस्ट आप पे करोगे। दो ही कंडीशंस क्रिएट होती है इन टाइप्स ऑफ परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज का मतलब क्या है? परचेज यानी गुड्स आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो, सामने अमाउंट पे कर रहे हो। सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स आप सेल्स कर रहे हो, सामने अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो। या तो रिसीव करोगे या रिसीवेबल होगा आपका। परचेज में या तो पे करोगे या पेबल्स होगा, दैट मींस क्रेडिटर्स क्रिएट्स एंड डेटर्स क्रिएट्स। परचेज रिटर्न में क्या होगा कि आपने सामने पर्संस को गुड्स रिटर्न की तो वो दैट इज इन किसमें कन्वर्टेड होगा? एज अ परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न में क्या होगा कि गुड्स आपको सामने कस्टमर्स ने रिटर्न की तो किसमें क्रिएट करेंगे हम? एज अ सेल्स रिटर्न। बट ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आपको कॉस्ट वेरिएंस किया जाता है क्योंकि मॉनेटरी वैल्यूज आपको कवर अप होती है। आप परचेस कर रहे हो तो पैसे दोगे, या तो अभी दोगे या तो फ्यूचर्स में दोगे, बट इन कॉस्ट तो आपकी आई रही है, आपको कॉस्ट पे तो करना पड़ रहा है। सेल्स में या तो आप अभी पैसे लोगे या फ्यूचर्स में लोगे, दैट मींस कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट इन बोथ ऑफ ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, as an economic transaction because money measurement is clear in this situation। मतलब कॉस्ट या तो आपको मिल रही है, कॉस्ट आपको फ्यूचर्स में मिलेगी। तो ये सिचुएशंस के बेस पर एक्चुअली इसको हम क्या कह सकते हैं? एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हो इसको। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में आपको मनी मेजरमेंट क्रिएट्स किया जाता है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट्स के अंदर ये है कि गुड्स गॉन बाय अदर वे, ये आपका ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको भी आप मॉनेटरी तो काउंट कर सकते हो क्योंकि मॉनेटरी इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस तो है, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी वैल्यूज भी है, लेकिन यहां पर आपको मनी या तो रिसीव होती थी या रिसीवेबल, या तो पे करते थे या पेबल, ओके। तो ये आपको मनी मेजरमेंट के बेसिस पर दिया जाता है, बट इस कंडीशंस में आपको पैसे मिलने की कोई आशा नहीं। गुड्स गॉन बाय अदर वे, सब एक्सीडेंट्स के कारण हो सकता है या फिर ऑनर्स खुद अपने पास गुड्स अपने में से लेके जा सकता है। तो अलग अलग रीजंस आपको आएंगे, वो मैं रीजंस यहाँ लिख के आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। रीजंस कौन कौन से होंगे? तो पहला रीजंस आपका आता है, फर्स्ट रीजंस आपका गुड्स आपका पर्सनल यूज
विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, किस बेस पर विड्रॉ कर रहे हो? फॉर पर्सनल यूज। ये भी मैंने आपको बताया था, पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ कर रहे हो तो गुड्स आपकी जा रही है, लेकिन क्या ऑनर खुद पैसे देगा? कभी नहीं देगा ना। दैट इज एज अ ड्राइंग। उसको कैसे ट्रीट करेंगे आप ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ट्रीट करोगे? एज अ ड्राइंग बेस पर, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, किसमें से? बिजनेस में से। बट इन शॉर्ट में बिजनेस में से गुड्स जा रही है, इसका मतलब कॉस्ट तो उसकी जा रही है। वो 10,000 के गुड्स लाया, भले वो अपने फैमिली फंक्शंस में यूज कर रहा है, किसी अपने अंकल्स को दे रहा है, अपने रिलेटिव्स को दे रहा है, लेकिन वो उसके रिलेटिव्स है, बिजनेस का कोई रिलेटिव्स नहीं होता है। बट बिजनेस में से वो गुड्स उसने निकाले तो उसको उतना हिसाब देना पड़ेगा, यानी कि उसको उतनी कॉस्ट बतानी पड़ेगी। और वो कॉस्ट कैसे बताएगा? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू उसके पर्सनल अकाउंट्स में रखेगा। बट आपकी गुड्स तो बिजनेस में से गई। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस सिचुएशंस में, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑलवेज परचेस डेबिट होता है, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें परचेस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिटेड होगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जब हम सेल करते हैं, जब हम सेल्स करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड करते हैं। तो वही सिचुएशन तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर गुड्स गॉन बाय goods goes from the business, goods or assets goes out from business, that means credited the sales account, but यहाँ आपने purchase क्यों लिखा? तो उसका रीजन भी है मेरे पास कि अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि गुड्स अगर जाती है तो आप सेल्स लिख कर परचेस क्यों लिखा और क्रेडिटेड क्यों किया, माइंड में क्वेश्चन आना भी चाहिए, नहीं आया तो भी। तो उसका रीजन ये है कि सेल्स हम तब लिख सकते थे जब आपको सामने से पैसे मिलने की आशा हो, या रिसीवेबल हो या रिसीव्ड हो। वो मैंने आपको रीजन पहले यहाँ पर बताया। बट यहाँ ऐसी कंडीशन है कि गुड्स आपकी जाएगी लेकिन पैसे मिलने के बिल्कुल चांसेस नहीं। तो आपको एज अ कॉस्ट पे जब गुड्स को रिकॉर्डेड करना होगा तो आप क्या लिखोगे? एज अ परचेज अकाउंट। ओके, तो ये माइंड में क्वेश्चन, अगर बाय चांस आपको कोई पूछता भी है कि गुड्स अगर पर्सनल यूज के लिए हम लेते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड क्यों नहीं करते हैं, तो आप उसको डेफिनेटली आंसर देना परफेक्टली कि उसको हम क्रेडिटेड परचेज ही करेंगे, सेल्स नहीं कर सकते। क्यों? तो उसका रीजन क्लियरली देना कि परचेज अकाउंट इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स की जो अमाउंट है, जो कॉस्ट है, वो रिसीवेबल या रिसीव्ड नहीं हो रही। अगर रिसीव्ड या रिसीवेबल होती तो भी हम सेल्स करते हैं, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। तो ये तो पर्सनल यूज के लिए ऑनर्स के अकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए उसको एज अ ड्राइंग एक्सपेंस में डालेंगे। और सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी? परचेज अकाउंट क्रेडिट। सेकंड कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय होती है तो क्या हुआ? उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू और आते हैं। एक कंडीशन आपकी होगी इंश्योरेंस की बात आती है वापस, या तो आपका फुल्ली इंश्योर होगा या तो आपका दूसरा होता है फुल्ली ऑन इंश्योर, एंड थर्ड पॉइंट आता है एज अ सी पार्शियली इंश्योर। तीन कंडीशंस आते हैं, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई होगा एज अ बीए। पहली चीज तो ये है कि गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय पूरी हो गई, आग से जल के चली गई, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ नहीं मिलने वाला है उसका। तो उसमें क्या मिलते हो तो अलग कंडीशन पे जाएंगे। अभी सिर्फ इतना बोलेंगे कि आपका गुड्स इतना लॉस हुआ, इन शॉर्ट में गुड्स तो आपकी जल गई ना, पूरी जल गई, वो मिलने वाला क्या मिलने वाला बात की बात, बट इतनी कॉस्ट तो आपके बिजनेस में से चली गई। तो एज पर रूल्स आप पहले तो पूरी अमाउंट से क्या क्रेडिटेड करोगे? परचेज अकाउंट। अब उसके तीन सिचुएशन है। अगर आपने उस गुड्स का पूरा इंश्योरेंस करवाया तो दैट इज योर एसेट्स। आपको इंश्योरेंस करवाया यानी वो आपके लिए एसेट्स इसलिए हुई है क्योंकि आप वो प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर आपके गुड्स को कुछ होता है तो आप क्लेम कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो और उसकी अमाउंट आपको रिसीव होगी। फुल्ली इंश्योर्ड होता है तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे, तो आपका लॉस नहीं होगा। जो लॉस हो रहा था वो लॉस बच जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर अप कर रही है जितना आपका डिस्ट्रॉय हुआ। अगर आप
बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं करवाते तो जितना जल गया फिर तो राम भरोसे, यानी कि जितना आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका अब उसकी आशा नहीं रखनी है, मतलब पूरा का पूरा टोटली क्या हो जाएगा आपका लॉस। आपका परचेज अकाउंट तो क्रेडिटेड होगा, डेबिट में क्या हो जाएगा एज अ लॉस। अगर आपने पूरा इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्रीज आ जाएगी, क्योंकि फुल्ली इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे पैसे देगी। दैट मीन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए एसेट्स है, आपका उस पर क्या है राइट्स है कि आप उससे डिमांड कर सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट अगर फुल्ली इंश्योर्ड है। फुल्ली अनइंश्योर्ड है यानी आपने बिल्कुल क्लेम नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करेगी, मतलब जितना गुड्स है टोटल डिस्ट्रॉय में जाएगा और डिस्ट्रॉय के बेस पर आप एंट्री लिखोगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, आपका पूरा लॉस होगा लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर पार्शियल इंश्योरेंस करवाया है इसका मतलब ये होता है कि आपने आधा, पार्शियली बोलो या फिर हाफ इंश्योरेंस ये भी कह सकते हैं, आधा इंश्योरेंस करवाया यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना ऑर्गेनाइजेशंस में जितना इंश्योरेंस आप करवाते हो उसी के बेस पर काउंटिंग करके आपको प्रीमियम की अमाउंट मिलती है। तो जितना आपका इंश्योरेंस होगा अगर हाफ कराया तो हाफ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी, फुल कराया तो फुल देगी, बट हाफ देगी तो इसका मतलब ये होता है कि 50% कौन देगा इंश्योरेंस, 50% आपका क्या हुआ लॉस और गुड्स तो आपकी क्या जाएगी 100%। ये तीन चीज फिर आपको ध्यान रखनी होगी। ओके चलो तीसरी कंडीशंस पर आते हैं हम। एज अ थर्ड कंडीशन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, उसके बाद आपका आता है गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी सैंपल, चैरिटी हो गया सैंपल हो गया, ओके गिवन एज ए चैरिटी सैंपल डोनेशन एक्सेट्रा। तो इस बेस पर अगर आप गुड्स देते हो तो वो भी आपकी वन टाइप ऑफ क्या क्रिएट्स हुई एक्सपेंस। अगर आप चैरिटी करते हो तो वो पैसे आपको कभी मिलने वाले नहीं है क्योंकि आपने क्या किया डोनेट किया, डोनेट में आप डिमांड नहीं कर सकते। आप अगर सैंपल करते हो सैंपल के बेस पर देते हो तो वो एज एन क्या ट्रीट किया जाएगा एक्सपेंस के बेस पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि आप सैंपल कब दोगे आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए दोगे, तो जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसके पहले आप उसको क्या दोगे एक सैंपल दोगे और सैंपल का कभी कोई पैसा नहीं लेता तो वो एज ए कौन सा ट्रीट होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अगर चैरिटी कर रहे हो डोनेशन कर रहे हो तो चैरिटी एक्सपेंस या डोनेशन एक्सपेंस कह सकते हो। ओके फिर आपका आता है फिर वही चीज है 1 by 1 आएगा गुड्स थेफ्ट, बोन बाय थेफ्ट, गुड्स थेफ्ट ले सकते हैं, स्टॉलन भी हो सकती है एक्सेट्रा, मतलब चोरी हो जाना स्टॉलन हो जाना बारिश में एक्सीडेंट हो जाना गोज बाय एक्सीडेंट। इन शॉर्ट में गुड्स शॉर्ट में इसका एक ही स्टेट है 1 by 1 ट्रांजैक्शन आएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। एक ही चीज समझना है सबके फिक्स एक ही चीज है परचेज अकाउंट क्या होगा क्रेडिटेड होगा, ये पॉइंट पहले समझना। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नोट करना है कि परचेज अकाउंट आपका फिक्स्ड है ऑलवेज क्या होगा क्रेडिटेड। ओके सेकंड पॉइंट है अगर आपका पर्सनल यूज होता है तो ड्राइंग होगी, अगर आप फायर से डिस्ट्रॉय करते हो तो उसमें तीन कंडीशन फुल्ली इंश्योर्ड है इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड होगी, फुल्ली अनइंश्योर्ड है तो टोटल लॉस होगा और पार्शियली अनइंश्योर्ड है तो उसका मतलब ये होगा कि आधा इंश्योरेंस कंपनी देगी और आधा आपका लॉस होगा। उसके बाद आपका गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, अगर आप चैरिटी करते हो या डोनेशन में देते हो या सैंपल देते हो तो चैरिटी डोनेशन देते हो तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट करोगे, सैंपल देते हो तो ट्रीट करोगे एज एन एडवर्टाइजमेंट, और अगर चोरी हो जाता है तो लॉस हुआ, बारिश में एक्सीडेंट हो जाता है तो र्यून हो गया। तो इस तरीके से आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। इन शॉर्ट में कि अगर गुड्स कोई भी रीजन से जाती है तो उसका मतलब आपको पैसे आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, बट एक ही है कि आपको परचेजेस क्रेडिटेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अमाउंट कॉस्ट की वैल्यू रिटर्न नहीं मिलने वाली। इस कंडीशन से आपका ये गुड्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। इसका एक सेकंड पार्ट भी है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स में ही,
आप एक और चीज सीखोगे, एज एन डिस्काउंट। पॉइंट है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट एज एन डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के दो पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, दैट्स द फर्स्ट इज एंड सेकंड इज। क्या है? फर्स्ट आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड होता है कैश डिस्काउंट, टीडी एंड सीडी। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है पहले वो समझना है। ट्रेड डिस्काउंट आपका है क्या? तो वो इन शॉर्ट पे कि कंपनीज क्या करती है, पहले उसका मीनिंग समझना है। व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? कंपनीज होलसेलर को या रिटेलर्स को, कंपनी सबसे पहले टोटल गुड्स की जो कमोडिटीज जो प्रोडक्शन करती है उसकी टोटल प्राइस उस गुड्स के ऊपर रिकॉर्डेड कर देती है। ओवरऑल प्राइस, आपने कोई भी गुड्स लिया होगा तो उस पर एमआरपी होती है, तो एक्चुअली वो रिटेल प्राइस है। तो वो प्राइस के बेस पर अगर वो ओपन मार्केट में सेल करती है कंपनी, ओपन मार्केट मतलब जहाँ ज़्यादा डिमांड हो, और ऐसा ओपन मार्केट के बेस पर जहाँ पर एक साथ बहुत सारे पैमाने पर वो गुड्स जाती है एज एन होलसेल, तो वहाँ पर वो प्राइस क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो जो वो डिफरेंस प्राइसेस है, जो लेस प्राइस है, वही आपका होता है एज अ ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट में डू नॉट या डोंट रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बुक, बट डिडक्ट फ्रॉम टोटल प्राइस ऑफ परचेस और सेल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे अकाउंट बुक में, लेकिन उसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करना है लेकिन रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना है तो वो भी रीजन में बताता हूँ। ना ही ये होलसेलर या रिटेलर्स के लिए एक्सपेंसेस होता है, ना ही कस्टमर्स के लिए या स्मॉल टाइप्स ऑफ ऑफर्स के लिए इनकम होती है। ना ही किसी की इनकम हुई, ना ही किसी की एक्सपेंस हुई। क्यों? क्योंकि ये ओपन मार्केट में गया और ओपन मार्केट में बाय ऑटोमेटिकली वो प्राइस रिड्यूस हो गई, उसमें कंपनी को कोई लॉस नहीं है, ना ही होलसेलर को कोई फायदा है। तो इसी बेसिस पर हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उसकी रियल वैल्यू हम निकालते हैं। जब भी हम परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले उसकी रियल वैल्यू क्या है वो हम निकालेंगे आफ्टर लेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट तो आपको क्लियरली हो गया कि डिडक्ट करना होता है। सेकेंड पॉइंट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट क्या होता है एक्चुअली कि हम कस्टमर्स हम क्या करते हैं, ऑलरेडी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं। जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं तब ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बेस पर कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट जल्दी से नहीं करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, आपको नेसेसिटीज हो जाती है, मतलब कि नेसेसिटी कह सकते हैं या नीड्स ऑफ कैश या स्कैरसिटी ऑफ कैश। तो उस कंडीशंस में ये होता है इसकी नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए एक्चुअली कस्टमर्स को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है। अट्रैक्ट टू कस्टमर एक प्रॉमिसिंग दिया जाता है, एक कंडीशन दी जाती है। कंडीशन ये दी जाती है कि आप अगर 5 दिन में पेमेंट करते हो मेरा तो आपको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूँ। तो जो वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं वही आपका होता है एज एन कैश डिस्काउंट। कि विदिन जैसे कोई कंडीशन दी, कंडीशंस क्या दिए कि विदिन पेमेंट आप कर रहे हो विदिन 5 डेज, अगर 5 दिन में बंदा पेमेंट कर देता है तो आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, एज एन कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट दोनों ही होता है, एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होता है। ये इसके लिए इसको रिकॉर्ड करना कंपल्सरी, रिकॉर्डेड इन, इसलिए इसको रिकॉर्ड करना कंपल्सरी है, रिकॉर्डेड इन जर्नल। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट ऐसा है, एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। एक्सपेंस किस बेस पर होता है, जब आप सेल करोगे, सेल्स के टाइम पर एक्सपेंस होगा
और परचेज के टाइम पर क्या होगा, इनकम। आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी स्टडीज किया है, और ये डिडक्ट भी होगा, कैलकुलेट भी होगा, और क्या होगा, इसके एंट्रीज भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, देन आफ्टर कैश डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियरली हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड, तो उसके 3 वैल्यूज थे, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू मेजर पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुड्स की वैल्यूज यानी कॉस्ट की अमाउंट आपको रिसीव या रिसीवेबल, पेड या पेबल्स होती है। सेकेंड टाइप ऐसा था, गुड्स गॉन बाय अदर वे, यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू आपको रिसीव्ड नहीं होगी, इसीलिए आपको एज ए परचेज अकाउंट क्रेडिटेड करना होता है। इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स के बेस पर चला गया, डिस्ट्रॉय बाय फायर, उसमें 3 वैल्यूज आपने सीखी, फिर गिवन एज ए चैरिटी, सैंपल, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, थेफ्ट, स्टॉलन, बाय एक्सीडेंट एक्सेट्रा। कोई भी रीजन से गुड्स आपकी जाती थी लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं मिलती थी। उसके बाद इसी पॉइंट ऑफ व्यू का एक दूसरा बेसिक था एज ए डिस्काउंट। डिस्काउंट में 2 टाइप्स के डिस्काउंट आपको देखने मिलेंगे, टीडी एंड सीडी। टीडी दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट एंड सीडी दैट मींस कैश डिस्काउंट। दोनों के मीनिंग आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कि जब कंपनीज व्हेन कंपनीज गिवन प्रोडक्शन दिस कमोडिटीज at that time their total overall price right in your tag mark और या printed on the goods। तो उस टाइम पर प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस करती है और उसको जब सेल करती है ओपन मार्केट में, तो जो ओपन मार्केट में सेल करने पर जो अमाउंट लेस होती है दैट इज एन ट्रेड डिस्काउंट। इसलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन डिडक्ट करते हैं। रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ओपन मार्केट में सेल हो रहा है, इसीलिए ना ही किसी की इनकम है और ना ही किसी के लिए वो एक्सपेंस रेट होती है। इसी बेसिस पर उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन डिडक्ट करते हैं रियल वैल्यू निकालने के लिए। सेकंड, कैश डिस्काउंट का मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में स्कैर्सिटी होती है या फिर नीड्स होती है हमको कैश की, क्योंकि हम कस्टमर्स को परचेज सेल्स करते हैं एज एन कस्टमर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए वो कैश हमको टाइम टू टाइम दे दे। उसके बेस पर हम क्या देते हैं उसको एज एन कैश डिस्काउंट की कंडीशन देते हैं कि आप 1 दिन में 5 दिन में भरते हो तो आपको कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। वो दोनों ही होता है, एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। इनकम किसके लिए होता है, इनकम किस पर्सन्स के लिए होता है, परचेज के लिए। परचेज करोगे तो इनकम होगी और सेल्स करोगे तो एक्सपेंस होगी। और एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश डिस्काउंट किस पर क्रिएट्स होगा, पेड अमाउंट पर, ये ध्यान रखना। पेड अमाउंट पर ही कैश डिस्काउंट आपको फॉलो करना है, अनपेड अमाउंट पर नहीं। अनपेड अमाउंट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस गिनी जाएगी और कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस पर ही अलाउ किया जाता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम अपने नए सम्स पर आएंगे, सम नंबर 9, और उसका रिकॉर्ड यहाँ पर 1 बाय 1 करेंगे। ओके, तो थैंक्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हम सम्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज आपने जो अभी ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स और उसके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट्स के बारे में स्टडीज किया, सो आप लोगों को भी थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया होगा कि चलो सर थोड़ा सा हमको सम्स पे फोकस करना है, थोड़ा फटाफट सम्स कराओ, थियरी बहुत पढ़ ली, तो चलो हम सम्स पे आए गए हैं। सम नंबर 9 को हम फोकस करेंगे। सम नंबर 9 पे आप पेज नंबर टेक्स्ट बुक में निकालोगे 103 पेज नंबर निकालना है। अपने ट्रांजैक्शंस को देखना है, डेट आपको कंसीडर करनी है 2014 अप्रैल 1। कौन सा ट्रांजैक्शन है, 1 अप्रैल। क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शंस को पहले पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। चलो, कैश परचेज 15,000 एंड कैश सेल्स 14,000। आपको इतना तो क्लियरली हो गया होगा एज पर चैप्टर नंबर्स 2। ओके, और अभी भी काफी सारी एंट्रीज में आपने देखा कैश कम्स इन या कैश गोज आउट। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑलवेज कैश गोज आउट एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑलवेज कैश कम्स इन। तो एट द टाइम ऑफ परचेज, तो परचेज आपका क्या हो जाएगा, एज अ डेबिट। इसकी फर्स्ट एंट्री है पार्ट ए, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, बीइंग आपको लिखना है ब्रैकेट करके ब्लैक पेन से बीइंग लिख देना है या पेंसिल से लिख दो तो भी चलेगा। देन सेकंड पार्ट बी, पहले परचेज में किया, अमाउंट भी लिखना जरूरी है।
हाउ मच अमाउंट 15,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेल्स, तो आपको पता है सेल्स करेंगे तो कैश कम्स इन, देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड कितना है, आपने कितने में सेल्स किया है, देन अमाउंट इज 14,000। ओके, अमाउंट इज 14,000। नाउ अप्रैल 1 के बाद देन सेकंड इज 5th अप्रैल। 5th अप्रैल में क्या कह रहा है, अ पर्सनल गुड्स ऑफ 10,000 ब्रॉट टू बिजनेस। अब एक चीज ध्यान रखना, पर्सनल गुड्स तो सब पर्सनल आया राइट, ऐसा नहीं, पहले उसको पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है। पर्सनल गुड्स 10,000 ब्रॉट टू द बिजनेस, बिजनेस में लाया हो, और जब भी बिजनेस में ला रहा है तो उसका एज एन स्टॉक बोलेंगे। गुड्स अगर बिजनेस में ला रहा है तो एज एन स्टॉक, कॉल्ड एज एन स्टॉक। और गुड्स ला रहा है दैट मींस कि वो क्या ला रहा है, फर्स्ट टाइम जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल। आपको कैपिटल इन ड्राइंग में बताया था, पर्सनल एसेट्स या पर्सनल गुड्स बिजनेस में ला रहे हैं तो कैपिटल, बिजनेस में से पर्सनल के लिए घर ले जा रहे तो ड्राइंग्स। बट यहाँ तो आपका क्या क्रिएट हो रहा है, कैपिटल, तो एंट्रीज क्या आएगी, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बीइंग आपको लिखना है अमाउंट कितना है कि कैपिटल कितना वो स्टॉक लेके आ रहा है एज एन 10,000। ओके, नाउ आफ्टर 5th डेट नंबर 7 नंबर का ट्रांजैक्शंस, गुड्स ऑफ 12,000 परचेज फ्रॉम हर्ष। हर्ष से परचेज किया, दैट मींस कौन सा ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। पॉइंट नोट करना, नेम ऑफ ओनली नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, दैट मींस कैश ट्रांजैक्शन। आपको इंट्रोडक्शन मैंने समझाया था, तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर ओनली नेम ऑफ पर्सन गिवन दैट मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर हर्ष से आपने क्या किया है, परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश की जगह नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा खाली, बाकी एंट्री सेम ही रहेगी। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हर्ष अकाउंट। नेम ऑफ पर्सन्स, लाइव पर्सन होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कितने का गुड्स आपने हर्ष से खरीदा है, 12,000। ओके, नाउ नेक्स्ट डेट आफ्टर 7 डेट नंबर 10। व्हाट अबाउट 10, आउट ऑफ गुड्स परचेज ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, हाफ गुड्स रिटर्न टू हर्ष। जो आपने खरीदा था डिफेक्टिव रीजंस के कारण, पॉइंट है ना परचेज रिटर्न, तो आपने 12,000 का गुड्स परचेज किया था और 50% डिफेक्टिव हो गया और आपने क्या किया, रिटर्न किया, तो रिटर्न में एंट्री चेंज हो जाएगी, आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो हर्ष इज अ रिसीवर, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्यों परचेज रिटर्न क्रेडिटेड किया है, क्योंकि गुड्स क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है, इसलिए हर्ष का अकाउंट डेबिटेड करोगे और परचेज रिटर्न अकाउंट्स क्या हो जाएगा, एज एन क्रेडिटेड। व्हाई, बिकॉज हर्ष इज अ रिसीवर एंड गुड्स विल बी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो क्या करेंगे हम, सबसे इसके अमाउंट, कितने गुड्स रिटर्न किए, तो 50%। एज पर ऐसा हो तो वर्किंग नोट आप कर सकते हो, फर्स्ट वर्किंग नोट में लिख देता हूं, डेट आपकी 10, तो आपका कितना गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं परचेज रिटर्न इक्वल्स टू 12,000 इंटू 50%। आप कैलसी में कर सकते हो, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट, 50% अगर आप करते हो तो दैट मींस 6,000 आपने रिटर्न किया, वो 6,000 आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पर एज एन लिख सकते हो वर्किंग नोट 1। क्लियर? नाउ टर्न टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस आफ्टर 10 12 नंबर, डेट आपकी कौन सी आएगी, 12। क्या कह रहा है,
गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट, सॉरी मैं कहीं और चला गया, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं 12 नंबर, डेट नंबर 12, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। यहाँ ध्यान रखना एज एन 12 नंबर का ट्रांजेक्शंस हम एज एन वर्किंग नोट के साथ करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। वर्किंग नोट 2 डाल देंगे एज एन आपका डेट है 12। ओके, क्या कह रहा है 12 डेट का ट्रांजेक्शन कि आपने परचेज किया रमीला से, हाफ अमाउंट पेड किया है चेक से। तो जैसे हमने कल नेक्स्ट पिछले वीडियोस में आपको बताया था वही काम करना है। तो कितना परचेज किया है रमीला से, पहले वो टोटल अमाउंट लिखनी है। तो परचेज अमाउंट कितनी है 10,000, इस 10,000 का 50% मतलब 5,000 एंड 50% मतलब 5,000, दोनों जगह 50% है हाफ हाफ। तो ये 5,000 को बैंक के अकॉर्डिंग जा रहा है और ये एज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, रमीला के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि रमीला आपकी क्या है, क्रेडिटर, और ये बैंक आपका एज एन क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि बैंक क्या है, गिवर। तो एंट्रीज क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड टू एज एन क्रेडिटर रमीला को भी क्रेडिट करोगे। बैंक अकाउंट की अमाउंट आप लिखोगे एज एन 10,000 और 5,000 आपके बैंक देगी और 5,000 रमीला आपको फ्यूचर्स में पे करेगी एज पर द पर्सनल अकाउंट। ओके, नाउ आफ्टर 12 नंबर ट्रांजैक्शंस टर्न टू द 15 ऑल्सो उसी टाइप्स का ट्रांजैक्शन है। परचेज फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता, यहाँ ध्यान रखना 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो 10,000 का गुड्स रमीला से परचेज किया था वो मीता को सेल किया है 30% प्रॉफिट अंडरलाइन एंड 10% रेट डिस्काउंट। चलो यहाँ इसको समझेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन है। वर्किंग नोट से मैं आपको क्लियर करूंगा। वर्किंग नोट आपकी आएगी 3 एज अ डेट 15, बहुत ध्यान से समझना। आपने रमीला से परचेज किया था और आप सेल किसको कर रहे हो, व्हाटएवर जिसको भी आप सेल कर रहे हो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड टू मीता, मीता को आप सेल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपकी परचेज वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस, गुड्स की परचेज वैल्यू कितनी है एज एन कॉस्ट प्राइस जो आपने रमीला से परचेज किया था दैट इज 10,000, 10,000 की गुड्स परचेज की थी, उसमें 30% प्रॉफिट है लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो जो आपने रमीला से परचेज किया था सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था भले ही ट्रेड डिस्काउंट को लिखना एंट्री नहीं करनी बट उसको यहाँ माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% 1,000, तो गुड्स की रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी 9,000, दैट इज नेट परचेज वैल्यू। ओके, नेट परचेज वैल्यू। अब उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 30%। तो जो वैल्यूज आपकी आई थी तो 9,000 इंटू 30%, कैलसियम आप करोगे 9,000 मल्टीप्लाई करोगे 30%, तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, तो 2700। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेटर में टॉइल करोगे तो वो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ओवरऑल 9,000 प्लस 2700, तो सेल्स कितना होगा 11,700, दैट इज अ नेट सेल्स वैल्यू। तो सेल्स अकाउंट जब आप लिखोगे तो 11,700 लिखोगे, यही एंट्रीज आपकी आएगी। एंट्रीज क्या लिखेंगे, सेल्स की ही एंट्रीज लिखेंगे, प्रॉफिट की एंट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एंट्रीज क्या लिखेंगे, मीतास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहां पर आप लिख सकते हो वर्किंग नोट
फ्री, तो जिससे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अमाउंट कितनी आएगी 11,700 एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, फिर से मैं वर्किंग नोट समझा दूं, जितने में आपने परचेस किया था दैट इज कॉल्ड सीपी। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर रहे हो। कंपलसरी लेस तो करना ही है, रिकॉर्ड नहीं करना है या एंट्रीज नहीं देनी, बट लेस करना है। फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन आप 30% ऐड करके लेस करने के बाद आपकी नेट वैल्यू आएगी, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तब का क्या आ जाएगा, सेल्स। छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गई नेट, फिर प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस आ गई, वही हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट इज 18 नंबर। 18 क्या कह रहा है, मीता रिटर्न गुड्स 1000। तो मीता ने रिटर्न किया है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका 2 वर्ड्स आ रहा है, कौन सा वर्ड 2 वर्ड्स आ रहा है, तो वो होगा आपका परचेज रिटर्न। और अगर बाय वर्ड्स आता है, ये वर्ड्स को हमेशा माइंड में सेट कर लेना, बाय वर्ड्स आता है तो वो होगा आपका सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपको किसी कस्टमर से मिल रहा होगा। तो यहाँ देखो बाय वर्ड्स दिया होगा, मीता रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीस, मीता ने रिटर्न किया तो वो तो यहाँ तो क्लैरिफाई हो ही गया। बाकी की क्लैरिफिकेशंस के लिए ये वर्ड्स ध्यान रखना है। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मीता इज अ गिवर, मीता's account, how much amount at 1000. Okay, now next transaction, goods of 20,000 sold to कल्पना, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कल्पना को सोल्ड किया है, 10% वो कैश डिस्काउंट दे रहा है और 5% आपका क्या है, कैश डिस्काउंट। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सर्कल करो कैश डिस्काउंट। भले आपने कल्पना को सेल किया है, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन क्या कैश है, कल्पना ने कहीं ऐसा बोला है कि मैं इतना अमाउंट आपको दूंगी, तब तक के लिए आपको कैश डिस्काउंट को सर्कल करके वहां पर पेंसिल से क्रॉस मार्क कर देना। कैश डिस्काउंट हमेशा पेड अप अमाउंट पे मिलेगा, यहाँ पर अमाउंट पेड अप नहीं है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ओनली ट्रेड डिस्काउंट। तो जर्नल जो हमारी होती है वो पहले हम लिखेंगे 20,000 एज अ 20 नंबर। तो आपने क्या किया है, सेल्स किया है ना, सोल्ड टू कल्पना, तो कल्पना's अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालोगे, तो वर्किंग नोट का हम निकाल सकते हैं एज एन वर्किंग नोट। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो एकदम इजी है, वर्किंग नोट आप ले सकते हो 4 एज एन क्या लोगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है, लेस करना है। डेट यहाँ पर रख सकते हो एज ए 20, तो ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करो, तो टोटल अमाउंट में से 20,000 माइनस टीडी कितना दिया है, 10% दिया हुआ है ना ट्रेड डिस्काउंट, दैट मींस 2,000, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा एज एन 18,000। तो हम डायरेक्ट खाली यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18,000। ओके, 18,000 ओवरऑल। नेक्स्ट है 22, गुड्स ऑफ 2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹1000। 2,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिटेड किया, ओनली 1000 एज एन वर्किंग नोट 4 इसमें भी लिख सकते हैं 5। डेट आपकी एज एन 22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट लेंगे, परचेस आपका कितना था 2000, उसमें से माइनस इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस आपका 1000 दे रही है, रिमेनिंग जो 2000 है दैट इज योर रिमेनिंग जो 1000 है, जो 1000 आपका आ रहा है वो क्या हो गया आपका लॉस। तो एंट्रीज कैसे लिखेंगे, लॉस ऑलवेज डेबिट, इंश्योरेंस आपकी एसेट्स है उस पे वो भी डेबिट, गुड्स आपकी 20,000 की गई दैट इज कॉस्ट वैल्यू। तो एंट्रीज हम यहाँ लिखेंगे एज एन कंबाइंड एंट्री लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस की डेट आपने कौन सी लिखी 22, तो एंट्रीज क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड लॉस ड्यू टू फायर
account debited to purchase account. ओके, यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी आपके पास कितना था एज एन वर्किंग नोट आप लिख सकते हो 5. तो इंश्योरेंस कंपनी 1000 आपका लॉस हुआ. गुड्स कितने की गई आपके पास से एज एन 2000. क्लियर, गेट इट. नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 25. गुड्स ऑफ 500 ड्यू इन अ रेन 200 आर रियलाइज्ड बाय सेलिंग. अगर आपका बारिश से 500 रुपए का नुकसान हो गया गुड्स, लेकिन उस नुकसानी में भी आपने फायदा निकाला है. नुकसानी में फायदा क्या निकाला है कि 500 गुड्स तो आपके डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी चली गई, लेकिन उसमें से 200 रुपए आपने रियलाइज वैल्यू निकाली. रियलाइज वैल्यू मतलब 200 रुपए सेल करके आपने एक्स्ट्रा इनकम अर्न की, मतलब कैश तो आपके बिजनेस में आया. तो उसको हम एज ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं गिनेंगे. जो 200 रुपए आपने एज ए रियलाइज वैल्यू मिली है, 500 का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, परचेज अकाउंट तो क्रेडिटेड 500 होगा. 200 रुपए आपने सेल किया मतलब आपके पास कैश आई, तो 200 आपके कैश अकाउंट में चला गया, बाकी का 300 क्या हो गया डिस्ट्रॉय एज एन लॉस. तो कैश अकाउंट डेबिटेड कितना आपको मिला 200. लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट डेबिट 300 टू परचेज अकाउंट ओवरऑल 500. इस तरीके से आपका कंप्लीटेड हुआ ये ट्रांजैक्शन. ओके, कैश आपका 200, 300 लॉस चला गया और गुड्स पूरी चली गई 500. तो जितने भी गुड्स गए उस पर हम क्या लिखेंगे एज एन परचेज अकाउंट. नाउ टर्न टू द ट्रांजैक्शन नंबर 27. डेट नंबर 27. गुड्स ऑफ 300 रिसीव एज अ फ्री सैंपल. आपको 300 का गुड्स क्या हुआ फ्री सैंपल मिला. दैट मींस नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. तो हम यहाँ पर खाली क्या लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इसको फिलअप कर देंगे, यहाँ दोनों जगह डैश कर देंगे. नेक्स्ट इज 29 क्या कह रहा है. गुड्स ऑफ 250 was received as a free sample sold for 400. आपको अगर फ्री सैंपल के तौर पर मिल रहा है तब तो नॉन इकोनॉमिक हो गया, लेकिन अगर आपने उसको सेल कर दिया तो आपके पास कैश आई, तो हम कैश की एंट्री जरूर लिखेंगे. कैश आपके पास आ रही है तो दैट मींस फिर वो एंट्रीज आपकी आएगी. तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. जो अपने सेल्स की एंट्री होती है वही एंट्री आप देंगे. यहाँ पर कितनी अमाउंट थी, आपने कितने में सेल्स किया 400 में सेल्स किया, तो 400 यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एज ए गुड्स रिसीव एज अ सैंपल. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे यहाँ वर्किंग नोट रफ करनी होगी, तो आप इसका एक या फिर नोट कर सकते हो. तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस आपका स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेस मुझे चाहिए था तो मैंने वर्किंग नोट क्लियर कर दी. 2 ही वर्किंग नोट गई है, एज एन स्क्रीनशॉट आप प्रीवियस में ले सकते हो. चलो लास्ट ट्रांजैक्शंस कवर करें फिर हम टोटल की तरफ चलें. लास्ट ट्रांजैक्शन थोड़ा ध्यान से सुनना, इसीलिए मैंने रफ करके आपको बताया, नहीं तो ऑरली भी बता सकता था. मोबाइल ऑफ 1500 परचेज अगेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स 1000. आपने मोबाइल परचेज किया कितने का 1500 का, लेकिन गुड्स कितने की थी 1000 की थी. तो हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, चाहे वो बार्टर सिस्टम्स के बेस पर हो कैसे हो, आप जितना सामने दे रहे हो उतने में ही सामने वाले की कॉस्ट काउंट की जाएगी. एंट्रीज तो आप यही लिखोगे मोबाइल कम्स इन गुड्स गोस आउट, तो मोबाइल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बट अमाउंट कौन सी लिखोगे. अक्सर स्टूडेंट इसी में गड़बड़ी कर देते हैं. क्या कर देते हैं, जितने की आपने सामने परचेज किया वो अमाउंट लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाएगी. आपको क्या करना है, मोबाइल अकाउंट डेबिटेड कर देना है टू परचेज अकाउंट, बट अमाउंट कौन सी लिखोगे, जितने में आपने गुड्स दी दैट इज 1000. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट स्टेप्स अपना टोटल का. तो आप कोई भी ले सकते हो एज इन पूरी अमाउंट आपके सामने है. 15,000 14 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 11,700 प्लस 1,000 प्लस 18,000
प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1000। आप ओवरऑल टोटल करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा 1,01,600 1,01,600 1,01,600 आपका ये टोटल आएगा। और टोटल पे मैंने आपको क्या बताया है डबल लाइन ये कंपल्सरी। तो आपका ये कंप्लीटेड हो गया ये सम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसेट्स, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देकर एसेट्स का हम सॉल्व करेंगे। ओके थैंक्स।